foot off my ass, you should know. Okay, good afternoon, everyone. Am I audible to all of you? Yes, sir. Okay, चलो आज हम लोग लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्टार्ट किया था वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, राइट? सो वी विल कंटिन्यू दिस एंड स्प्रिंग फोर्स इज आल्सो अ वेरिएबल फोर्स. आई थिंक दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम यूट्यूब पर डाल देना. हाँ, ठीक है सर, आज कर देंगे, आज बिल्कुल कर देंगे, ठीक है. थैंक यू ये रिकॉल करने के लिए. मैंने वैसे कल बोला था सर को, कोई नहीं, ठीक है. तो कल की वीडियो भी डाल देंगे और आज हम वेरिएबल फोर्स से स्टार्ट करते हैं आगे फर्दर, ठीक है. चलो, तो आई थिंक दिस इज द फर्स्ट टाइम यू आर हियरिंग अबाउट स्प्रिंग फोर्स, है ना. तो स्प्रिंग के बारे में पहले कुछ बात कर लेते हैं कि स्प्रिंग फोर्स होता क्या है, स्प्रिंग फोर्स कैसे काम करता है, इन चीजों पर डिस्कशन कर लेते हैं. तो लेट अस डिस्कस फर्स्ट स्प्रिंग फोर्स. तो स्प्रिंग फोर्स अगर जानना है तो सबसे पहले तो आपको ना अपनी पेन निकालनी पड़ेगी जिसमें स्प्रिंग हो. जेटर वाला जो पेन होता है उसको. सर मैनाज भी मेरे साथ क्लास अटेंड कर रही है. ओके, क्या आप लोग साथ में हो? ओके, एनीवेज चलो. तो स्प्रिंग फोर्स के लिए आपने इस तरह का स्ट्रक्चर अपने पेन में देखा होगा, रिफिल के आगे में लगा हुआ होता है ना. इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं स्प्रिंग, मेटल का होता है ना. तो इट इज कॉल्ड स्प्रिंग. ये इसका एक नेचुरल लेंथ पोजीशन होता है, ठीक है. दिस इज नेचुरल लेंथ. नेचुरल लेंथ में वो कुछ नहीं करता, वो आराम से बैठा रहता है. नेचुरल लेंथ, नेचुरल लेंथ वो लेंथ है जो कि स्प्रिंग का रिलैक्स पोजीशन में होता है. ये स्प्रिंग का रिलैक्स पोजीशन भी है, रिलैक्स्ड पोजीशन ना. अब इसमें क्या होगा, अब इसको हम या तो कंप्रेस करेंगे या इलोंगेट करेंगे. अच्छा, इनके दो कंसेक्यूटिव साइकिल्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको पिच भी बोलते हैं, बट इसका कोई रेलेवेंस नहीं है. बट जब हम इसको कंप्रेस करेंगे तो उसकी साइज छोटी हो जाएगी और इसके जो पिच हो जाएंगे वो छोटे छोटे हो जाएंगे. कंप्रेस्ड पोजीशन, ये है कंप्रेस्ड स्टेज कि रिलैक्स पोजीशन से हमने स्प्रिंग को कंप्रेस किया. जब ये स्प्रिंग कंप्रेस स्टेज में है तो ये स्प्रिंग जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाता है, इधर और इधर अपोजिट डायरेक्शन में इस तरह से फोर्स लगाएगा, है ना. स्प्रिंग कंप्रेस जब करोगे तो आपको रेसिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा होगा. और अगर आप उसको इलोंगेट भी कर दो जिसमें उसके पिच के बीच में डिस्टेंस बढ़ जाती है ना, इस तरह से, ये इस तरह, ये है इलोंगेटेड स्प्रिंग. दिस इज इलोंगेटेड स्प्रिंग. तो इस इलोंगेटेड स्प्रिंग में जो फोर्स होता है
वो पुल वाला लगता है, इस तरह से पुल फोर्स लगता है। जब आप उसको खींचोगे तो वो भी अपने आप को खींचने की कोशिश करेगा, पुल फोर्स। लेकिन जब आप उसको कंप्रेस करते हो तो यहाँ पे ये पुश फोर्स लगता है। बेसिकली वी नो दैट फोर्स इज एनी काइंड ऑफ पुश और पुल, तो यहाँ पे पुल भी अप्लाई कर रहा है और पुश भी अप्लाई कर रहा है। लेकिन एक स्ट्रिंग के केस में अगर याद करें तो स्ट्रिंग के केस में सिर्फ पुल फोर्स लगता है, पुश फोर्स नहीं लगता, है ना। तो ये तो पुल फोर्स लगेगा या पुश फोर्स लगेगा, ये डिपेंड करता है कि हमने उसके नेचुरल लेंथ के कंडीशन से क्या किया, नेचुरल लेंथ से उसको किस तरह से डिस्टर्ब किया, या इलोंगेट किया है या कॉम्प्रेस किया है। इन आइदर केस दिस काइंड ऑफ फोर्स एक्ट्स, आइदर इफ यू पुश इट और यू पुल इट, है ना, तब फोर्स लगता है। लेकिन कितना लगता है, मैग्नीट्यूड का है स्प्रिंग फोर्स का, तो एफ स्प्रिंग इज माइनस के एक्स। माइनस के एक्स क्या है वो मैं बताऊंगा पहले, लेकिन उसको माइनस के एक्स बोल देते हैं, निगेटिव ऑफ समथिंग। जैसे आप उसको कंप्रेस करोगे तो कंप्रेस करने का मतलब हो गया उसका लेंथ छोटा होना, है ना। तो उसके उल्टे साइड में निगेटिव साइन, मैंने बताया था कि निगेटिव साइन इज ऑलवेज अबाउट डायरेक्शन, है ना। तो जब जिस तरफ आप उसको कंप्रेस करोगे उसके उल्टे डायरेक्शन में वो इलोंगेट होना चाहेगा। अगर आप उसको कंप्रेस कर दोगे इस तरह से पुश फोर्स लगा करके, तो ये भी पुश फोर्स लगा करके इलोंगेट होना चाहेगा, जिसको बोलते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। स्प्रिंग अपने आप को रिस्टोर करना चाहता है, तो स्प्रिंग रिस्टोरिंग फोर्स लगाता है। और उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, अगर इसका मॉड बोलेंगे तो इसका मॉड जो होगा वो के एक्स के बराबर होगा। तो यहाँ पे के क्या है, के इज कॉल्ड स्प्रिंग कांस्टेंट, के को बोलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट के, है ना। और इट इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट लेंथ। ये होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ, इसको बोलते हैं स्प्रिंग फोर्स कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट, है ना। अगर आप उसको खींचोगे, इलोंगेट कर दोगे, तो वो पुल करके अपने नेचुरल लेंथ पोजीशन में आना चाहेगा, नेचुरल लेंथ में आना चाहेगा। लेकिन अगर आप उसको पुश करके कंप्रेस कर दोगे तो फिर वो पुश फोर्स लगाएगा और वो नेचुरल लेंथ पोजीशन में आना चाहता है। क्योंकि वो अपने नेचुरल लेंथ पोजीशन में आना चाहता है, मतलब वो अपने पोजीशन को रिस्टोर करना चाहता है, इसलिए इस फोर्स को रिस्टोरिंग फोर्स भी कहते हैं। ये स्प्रिंग फोर्स का केस है ना। यहाँ तक क्लियर है सब बच्चों? यस सर। ओके, नेक्स्ट स्लाइड करते हैं। तो अगर जैसे सपोज कर लेते हैं कि ये एक वर्टिकल हाइट पे वॉल लगी हुई है और ये एक स्प्रिंग है और इसके साथ एक मास लटका हुआ है ना। इसका कुछ नेचुरल लेंथ होगा, एल नॉट मान लेते हैं। लेकिन जब हम यहाँ पे एक मास लटका देंगे तो इस स्प्रिंग में कुछ इलोंगेशन होगा। ये स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट के है दिया हुआ, और पूछा हुआ है कि व्हाट इज द इलोंगेशन इन द स्प्रिंग। जब ये मास लटकाया जाएगा, व्हाट इज द इलोंगेशन इन द स्प्रिंग। तो हम कैसे सॉल्व करते हैं इसको, है ना। तो इसके लिए हम ये करते हैं कि आप इस मास को ऐसे रहने दो, इस मास का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। तो इसके नीचे फोर्स लगेगा mg। यस सर। जैसे हम स्ट्रिंग में कट करते थे, इसलिए स्प्रिंग को भी कट करना पड़ेगा। स्प्रिंग को काटेंगे तो जैसे स्ट्रिंग में टेंशन होता था वैसे स्प्रिंग में भी टेंशन होता है T, है ना। तो इधर से ये लगेगा T फोर्स, ठीक है। और स्प्रिंग के उल्टे साइड में भी टेंशन लगेगा T, ठीक है। तो अब क्या होगा कि अगर मान लेते हैं कि इसमें इलोंगेशन हुआ x का, तो स्प्रिंग ने फोर्स लगाया होगा kx का, kx का फोर्स लगाया होगा, खींचने वाला, ऊपर फोर्स खींचने वाला लगाया। यानी कि ये जो ब्लैक वाला मार्क बनाया है, यहाँ से उसको फिर से रेड कर देते हैं। ये रेड वाला मार्क बेसिकली स्प्रिंग ऊपर खींच रहा है इस मास को kx फोर्स से, और ये kx जो है यही kx टेंशन के बराबर है ना। और ये kx का टेंशन जो है वो mg को बैलेंस करेगा, है ना। यस सर। तो इसको हम बोलेंगे x इलोंगेशन इज इक्वल टू mg बाय k।
मतलब ये इतना इलोंगेशन हो गया होगा, फोर्स बैलेंस हमने सिंपली किया है। वैसे बोलने का सेंस ऐसे होता है कि आप क्या करिए, आप इस स्प्रिंग के जगह एक स्ट्रिंग लगा दीजिए और इसको इसमें एक मास लटका दीजिए, और इस स्प्रिंग का जो टेंशन होगा वो टेंशन kx के बराबर होगा। लेकिन ऊपर से देखेंगे, अगर टेंशन लग रहा है और नीचे से वेट फोर्स mg लग रहा है, यानी कि kx जो है mg के बराबर है, यानी आप डायरेक्टली x बोल सकते हैं mg/k। इस तरह से सॉल्व करना मीन्स यू एज्यूम दैट इन द प्लेस ऑफ स्प्रिंग देयर इज अ स्ट्रिंग and this string is having a tension, and the value of tension is spring constant into elongation or compression। ये जो x है ये elongation को रिप्रेजेंट करेगा या compression को रिप्रेजेंट करेगा। तो हमने ये कैसे पता किया कि ये elongate कर रहा होगा, क्योंकि ये मास जो है ये इसको नीचे खींच रहा होगा, तो इसका मतलब ये elongation कराना चाह रहा है ना। इस तरह से पता चलेगा कि इसमें elongation हुआ होगा। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड करते हैं। ठीक है, इसी तरह से अब हम लोग निकालते हैं कि व्हाट इज द वर्क डन बाय अ स्प्रिंग। हमारा मेन पर्पस जो था पहली स्लाइड का वो ये था कि व्हाट इज द वर्क डन बाय अ स्प्रिंग, जो यहाँ पे हमने निकाला था वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। और वेरिएबल फोर्स, स्प्रिंग एक वेरिएबल फोर्स है। क्यों स्प्रिंग एक वेरिएबल फोर्स है? क्योंकि इट डिपेंड्स अपॉन द इलोंगेशन और कॉम्प्रेशन। ये एक्स जो है, दिस एक्स इज इलोंगेशन और कॉम्प्रेशन, क्योंकि स्प्रिंग फोर्स इस पे डिपेंड कर रहा है। अगर छोटा इलोंगेशन होगा तो कम फोर्स होगा, अगर ज्यादा इलोंगेशन होगा तो ज्यादा फोर्स लगेगा। अगर स्प्रिंग फोर्स में डबल करना है तो हम कुछ नहीं करेंगे, इलोंगेशन को डबल कर देंगे तो हमारा स्प्रिंग फोर्स अपने आप डबल हो जाएगा। तो ये स्प्रिंग फोर्स का रिलेशनशिप, क्योंकि डिस इलोंगेशन के साथ वेरी कर रहा है, इसीलिए हम इसको वेरिएबल फोर्स के अंदर स्टडी करते हैं। जैसे कि हमने ग्रेविटेशनल फोर्स को कांस्टेंट फोर्स में लिया था। क्यों? क्योंकि उसको कहीं भी पोजीशन में चेंज कर दीजिए, आपका फोर्स में कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन स्प्रिंग फोर्स में इलोंगेशन में चेंज होगा तो स्प्रिंग फोर्स में चेंज होगा, दैट इज व्हाई इट इज अ वेरिएबल फोर्स, है ना। तो आते हैं, लेट्स डिस्कस वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। तो दिस इज अ वॉल और दिस इज अ हॉरिजॉन्टल सरफेस। इस हॉरिजॉन्टल सरफेस पे एक स्प्रिंग है, नेचुरल लेंथ पोजीशन पे एक मास के साथ लटका हुआ है। ये मास m है, दिस इज स्प्रिंग और स्प्रिंग कांस्टेंट k, एंड दिस इज द नेचुरल लेंथ पोजीशन। नेचुरल लेंथ का मतलब होता है कि जो स्प्रिंग है वो रिलैक्स स्टेट में है। और मैं इस नेचुरल लेंथ पोजीशन को अगर दोबारा लिखूंगा तो मैं इसको लिखूंगा NLP, नेचुरल लेंथ पोजीशन इसका मतलब होगा। ठीक है, जिसका मतलब ये नेचुरल लेंथ पे है। अब क्या करते हैं, इसी ब्लॉक को मैं थोड़ा सा इलोंगेट कर देता हूँ। ब्लॉक को नहीं इलोंगेट करता हूँ, स्प्रिंग को इलोंगेट करता हूँ, यानी ब्लॉक को डिस्प्लेस करता हूँ। लेट दिस बी x इज इक्वल टू 0 एंड दिस पोजीशन बी x इनिशियल, है ना। ये मेरा इलोंगेट हो गया थोड़ा सा, मास m। ठीक है, और फिर थोड़ी दूर और इलोंगेट करूंगा। तो दिस इज मास m, दिस इज स्प्रिंग कांस्टेंट k, दिस इज x फाइनल, है ना। मतलब मैंने अपने स्प्रिंग को, ये तो पहले नेचुरल लेंथ पे था जब ये इस पोजीशन पे था, इस पोजीशन पे, लेकिन मैं इसको यहां से कहीं पहले ले गया A पे और फिर कहीं मैं B पे ले गया। मतलब इसको इनिशियल पोजीशन A से मैं फाइनल पोजीशन B पे लेके जा रहा हूँ। ऐसा हो सकता है कि स्प्रिंग ऑलरेडी इलोंगेटेड स्टेज में हो और उसको फिर से फर्दर इलोंगेट कर दिया जाए। तो मैं अगर इस स्टेज से इस स्टेज में अगर जा रहा हूं तो मुझे कितना वर्क डन करना पड़ेगा ये निकालना जो है, या फिर स्प्रिंग को कितना वर्क डन करना पड़ेगा ये निकालना जो है, हम यहाँ पे सीखेंगे। उसका क्या फॉर्मूला होगा, जनरल फॉर्मूला हम निकालेंगे। सपोज कर लेते हैं ये कहीं बीच में है, जो कि x इनिशियल और x फाइनल के बीच में। अच्छा, यहाँ पे तो मैंने बहुत सारे स्प्रिंग बना दिए। एक्चुअली मैंने बहुत सारे स्प्रिंग इसलिए बनाए क्योंकि मुझे अलग अलग स्टेज ऑफ मूवमेंट दिखाना है। जैसे पहला वाला जो था वो नेचुरल पोजीशन वाला था, दूसरा वाला जो है वो इनिशियल पोजीशन की सी में है, तीसरा वाला जो है वो किसी फाइनल पोजीशन में, और चौथा जो है वो किसी इंटरमीडिएट पोजीशन है। लेकिन ये सारा जो स्प्रिंग है, जितने भी ये चारों जो स्प्रिंग है वो सेम स्प्रिंग के अलग अलग पोजीशंस हैं, अलग अलग टाइम पे, है ना।
ये Yes, मास sir. m है, दिस इज x। ठीक, इसको मैं बोलूंगा कि ये यहां से इधर गया x पे, यहां से x। तो अगर हमने इलोंगेट करके x डिस्प्लेसमेंट कर दिया तो इसको एक फोर्स लगेगा इस तरफ जिसका वैल्यू होगा kx और डायरेक्शन होगा लेफ्ट की तरफ। दिस kx इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्टिंग टुवर्ड्स द लेफ्ट डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड इज kx, है ना, इस तरह से। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि xi क्या है, xf क्या है और k क्या है। तो मैं xi को बोलता हूँ, xi इज द इनिशियल पोजीशन ऑफ स्प्रिंग, है ना। यहाँ पे xf को बोल देता हूँ फाइनल पोजीशन ऑफ स्प्रिंग, है ना। और k तो पता ही है, k इज स्प्रिंग कांस्टेंट। ठीक है, तो हम देखते हैं ऐसे कि मैं इसके एक्सप्रेशन को लिखने के लिए नेक्स्ट स्लाइड ले रहा हूँ। तो ये हो गया ऐसे कि व्हाट इज द वर्क डन बाय स्प्रिंग, मैं ये निकालना चाहता हूँ, व्हाट इज द वर्क डन बाय स्प्रिंग। सर एक सेकंड पीछे करना स्लाइड। हाँ, मैं आ रहा हूँ, मैं फिर से आऊंगा यहाँ पे। ये यहाँ पे देखिए आप, अगर मैं किसी इंटरमीडिएट पोजीशन पे पहुंच गया हूँ, क्योंकि वेरिएबल फोर्स है इसलिए मैं छोटा सा डिस्प्लेसमेंट dx करूंगा यहाँ पे, है ना, क्योंकि वेरिएबल Yes, फोर्स है ना। अगर Yes, sir. कांस्टेंट फोर्स होता तो मैं तो सीधा डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई कर देता, x फाइनल माइनस x इनिशियल, लेकिन क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल फोर्स है इसलिए मैं dx एलिमेंट में वर्क डन निकालूंगा और उसको इंटीग्रेट कर दूंगा, है ना। बच्चों आप लोग ना इसका स्क्रीनशॉट ले लो, वैसे इसको आज Yes, फिर से sir. रिकॉर्ड कर रहे हैं हम लोग, तो इसको हम अपलोड कर देंगे, ठीक है। कर ले लिया कर sir. लिया। हाँ ठीक है बच्चों, तो सर। स्प्रिंग फोर्स के कारण वर्क डन निकाल रहे हैं। तो देखो सर। फोर्स का मैग्नीट्यूड था, हाँ बाबू बोलो। सर हाँ ये वाली स्लाइड यहाँ पे हम्म। ए ब्लॉक बी ब्लॉक है ना। नहीं, ए ब्लॉक नहीं है, ए इनिशियल पोजीशन है और बी फाइनल पोजीशन है। अच्छा दिस मैं इज सोचा इनिशियल ये ए पोजीशन। ब्लॉक है ये बी ब्लॉक है और जो ये नीचे वाली है ना ये सी ब्लॉक। हाँ ये इंटरमीडिएट पोजीशन है। अच्छा। इंटरमीडिएट का मतलब जब हम ए से बी लेके जा रहे होंगे ना, तो बीच में कहीं एक पोजीशन मिला होगा जो कि इलोंगेशन एक्स पे होगा। ओके ये जो है ना, ये लाइन इसकी नेचुरल लेंथ वाली है। ये सारे सेम पोजीशंस हैं, लेकिन मैंने पहले किसी केस में ऐसा हो सकता है कि वो पहले थोड़ा इलोंगेटेड था लेकिन उसको और ज्यादा इलोंगेट करना है, तो हमने ए पोजीशन से बी पोजीशन पे ले गए। तो स्प्रिंग फोर्स ने इस प्रोसेस के दौरान, ए से बी जाने के दौरान कितना वर्क किया होगा, इसको निकालना जो है दैट इज वर्क डन बाय स्प्रिंग। मोस्ट ऑफ द केसेस में जो एक्स इनिशियल है वो 0 होगा, क्योंकि वो नेचुरल लेंथ जो होगा वहां से हम डिस्प्लेस करेंगे। लेकिन ऐसा कभी कभी पॉसिबल हो सकता है कि उसमें पहले से ही कुछ इलोंगेशन प्रेजेंट रहे या कुछ कॉम्प्रेशन प्रेजेंट रहे, वैसे केस में हम वर्क डन कैसे निकालेंगे। इंटरमीडिएट पोजीशन है ये। तो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। तो वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट हम dx कर रहे हैं, और तीसरा होता है एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। आप याद करिएगा स्लाइड में तो फोर्स लेफ्ट साइड में लग रहा था, डिस्प्लेसमेंट राइट साइड में हो रहा था, इसका मतलब दोनों के बीच में कितना एंगल है, 180 डिग्री, है ना। ठीक है, इसको मैं इंटीग्रेट करूंगा कहां से कहां तक, इनिशियल पोजीशन से लेकर के फाइनल पोजीशन तक, है ना। तो ये हो जाएगा माइनस के एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन एक्स आई टू एक्स एफ, और ये हो जाएगा माइनस के एक्स स्क्वायर बाय 2, इसकी लिमिट आप रख दीजिए एक्स इनिशियल टू एक्स फाइनल। तो क्योंकि अपर लिमिट जो है वो एक्स फाइनल का स्क्वायर है बाय 2 माइनस एक्स इनिशियल का स्क्वायर बाय 2, क्योंकि यहाँ पे बाहर में भी एक नेगेटिव साइन है, इसको अकोमोडेट करने के लिए मैं क्या कर दूंगा, के इंटू एक्स इनिशियल का स्क्वायर माइनस के एक्स फाइनल का स्क्वायर बाय 2, ये कर दूंगा। तो वर्क डन बाय स्प्रिंग, ये क्लियरली याद होना चाहिए बच्चों आप लोग को कि वर्क डन बाय अ स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू के इंटू एक्स इनिशियल का स्क्वायर माइनस एक्स फाइनल का स्क्वायर बाय 2, है ना। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार बच्चे ना साइन में मिस कर देते हैं। लोग जनरली सोचते हैं कि फाइनल माइनस इनिशियल हमेशा होता है और उसी को अगर यहाँ अप्लाई करेंगे तो साइन में डिफरेंस आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे के इंटू एक्स इनिशियल का स्क्वायर माइनस एक्स फाइनल का स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? जी सर। यस सर। हाँ, अगर मान लो इफ, इसका एक स्पेशल केस देखते हैं, इन केस इफ x इनिशियल इज 0, मतलब इनिशियली वो नेचुरल लेंथ पोजीशन पे था और हम किसी पोजीशन x पे लेके जा रहे हैं और x फाइनल जो है वो x हो गया,
ऐसे केस में वर्क डन बाय स्प्रिंग क्या हो जाएगा, देख लो आप, वर्क डन बाय स्प्रिंग हो जाएगा माइनस हाफ इंटू के इंटू एक्स का स्क्वायर, निगेटिव ऑफ हाफ के एक्स स्क्वायर, ये इसका वर्क डन हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट है ना, माइनस। यस आगे चलते हैं। सर 1 मिनट हम्म, सर स्क्रीनशॉट लेना। हाँ डन ले सर। लीजिए। ओके नेक्स्ट स्लाइड। अब देखो बच्चों, यहाँ पे हम इलोंगेशन करते हैं या कंप्रेशन करते हैं। देखो यहाँ पे क्योंकि फॉर्मूले में क्या है, स्क्वायर है, फॉर्मूले में क्योंकि स्क्वायर है तो एक्स पॉजिटिव लें या एक्स निगेटिव लें, है ना, डिफरेंस हमेशा स्क्वायर का, मतलब स्क्वायर करने के बाद निगेटिव भी पॉजिटिव बन जाएगा। तो Yes, sir. कंप्रेशन और इलोंगेशन का वर्क डन पे बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है, ये मेन पॉइंट है। और वो कैसे, तो देखो आप एग्जांपल के फॉर्म में, मैं पॉइंट लिख देता हूं पहले, कंप्रेशन और इलोंगेशन does not have much effect on the value of work done. By spring force। कैसे, ये देखते हैं। सपोज कर लेते हैं कि एक स्प्रिंग था, है ना, इसमें मान लेते हैं ये इसका नेचुरल लेंथ पोजीशन था, दिस वाज इट्स नेचुरल लेंथ पोजीशन एनएलपी। पहले 5 सेंटीमीटर कंप्रेस किया और फिर 10 सेंटीमीटर कंप्रेस कर दिया। इसको ऐसे करते हैं। ओके, थोड़ी देर में ये क्लास ओवर हो जाएगी, फिर से हम दोबारा ये क्लास रिज्यूम कर लेंगे, ठीक है। सर हाँ बोलिए। हाँ सर आज एक क्लास लेंगे सर। ठीक है, आज ही क्लास लेंगे, 10 मिनट के बाद क्लास ओवर हो जाएगी, हम उसके बाद डिसकंटिन्यू कर लेंगे, ठीक है। सर एक्चुअली लाइट नहीं है तो उस वजह से बैटरी हाँ हाँ आज मैं समझ रहा हूँ, यहाँ पे भी बड़ी मुश्किल से लाइट रही थी, बहुत मैं डर रहा था कि डिस्चार्ज हो जाएगा, 7% बैटरी थी, बट लकीली लाइट आ गई यहाँ पे। तो सर यहाँ पे मैं सर सुमैया के फोन से सर क्लास दे रही हूँ सर, मेरा हाँ मैं समझ गया, मैं बच्चों समझ गया, मैं भी डर रहा था कि आज क्लास लेंगे तो क्या होंगे बच्चे नहीं होंगे, बट मैं जब क्लास के लिए आया तो मुझे बहुत सारे बच्चे दिखे, तो मुझे भी लगा कि हाँ बच्चे को क्लास ले लेनी चाहिए आज। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। चलो तो इसको करते हैं। यहाँ पे हम ये देख रहे थे कि पहले, अच्छा यहाँ पे मैंने नेचुरल लेंथ पोजीशन भले ही थोड़ा चलो नहीं वापस बनाते हैं इसको। तो अगर ये नेचुरल लेंथ पोजीशन था, मान लेते हैं अब पहले हम 5 सेंटीमीटर इलोंगेट करे हुए थे और फिर 10 सेंटीमीटर इलोंगेट कर दिया। ये देखो ये नेचुरल पोजीशन है, यहाँ से 5 सेंटीमीटर पहले इलोंगेट किया, फिर 5 सेंटीमीटर और इलोंगेट किया, मतलब टोटल नेट डिस्प्लेसमेंट 10 सेंटीमीटर नेचुरल लेंथ पोजीशन से कर दिया। अगर आप इन दोनों केस में, दिस इज केस 1, ऊपर वाला केस 1 है और दूसरे वाला केस 2 है, इन दोनों केसेस में अगर वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स निकालोगे तो सेम आएगा। और एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर हम ऐसा करते हैं कि इनिशियल पोजीशन यहां था, दिस इज द इनिशियल पोजीशन, 5 सेंटीमीटर इलोंगेटेड है और इससे हम 10 सेंटीमीटर कंप्रेशन में चले आते हैं, तो ये है इनिशियल पोजीशन और ये है फाइनल पोजीशन। इन ऑल दीज केसेस द वर्क डन, यहाँ पे इनिशियल पोजीशन ये 5 सेंटीमीटर वाला है और ये फाइनल पोजीशन है, और यहाँ पे इनिशियल पोजीशन तो लिख ही दिया है। तो पहले केस में वर्क डन लिखते हैं हाफ इंटू के इंटू एक्स इनिशियल। व्हाट इज एक्स इनिशियल? 5 cm, एक्चुअली -5 cm, -5 cm का स्क्वायर करेंगे माइनस फाइनल -10 cm का स्क्वायर, है ना, ऐसा लिखेंगे। तो ये आपका आ जाएगा हाफ इंटू के इंटू 25 माइनस 100, ये हो जाएगा पहले का, यानी कि -75 k/2। एक तो इसका हो जाएगा। दूसरे केस में देखते हैं, दूसरे केस में हो जाएगा हाफ इंटू के इंटू
x 5 का स्क्वायर 10 माइनस 10 का स्क्वायर। अगर इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो ये भी माइनस 75k/2 आ जाएगा। थर्ड केस yes में sir हाफ इंटू के इंटू एक्स इनिशियल है 5 का स्क्वायर माइनस फाइनल है माइनस 10 का स्क्वायर। इनका भी डिफरेंस लेंगे तो ये भी माइनस 75k/2 ही आएगा। बोलने का सेंस ये है कि अगर आप कॉम्प्रेशन से फर्दर कॉम्प्रेशन में गए या इलोंगेशन से फर्दर इलोंगेशन में गए या पहले इलोंगेशन में थे फिर कॉम्प्रेशन में गए, अगर इलोंगेशन और कॉम्प्रेशन सेम अमाउंट का हो रहा है तो वर्क डन क्या होगा? सेम सेम हो जाएगा। सेम। यही स्प्रिंग फोर्स का मेन पॉइंट था जो हमने डिस्कस किया, और हम लोग इसी के साथ आज की क्लास को खत्म करते हैं। कल हम लोग फिर से फर्दर स्प्रिंग फोर्स के साथ काम करेंगे। ठीक है, चल, okay थैंक यस यू। सर।